एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों, पाचन तंत्र का पूरा अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। जितना मैं आपको बताऊंगा उसी में से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। किसी भी एग्जाम के लिए आप इस क्लास को जो है ले सकते हैं, ठीक है। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, इसी में से पूछा जाएगा। कोई भी एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आप पूरी मिलेगी आपको, ठीक है। तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। और दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, सारे नोट्स और पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलते रहेंगे। और दोस्तों, मैं डेली उसमें सारे नोट्स वगैरह डालता रहता हूं, तो आप उससे ज़रूर जुड़ जाएं। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। जैसे देखिए, आपने कार्ब्स खा लिए या फिर आपने फैट खाया या आपने प्रोटीन लिया, तो दोस्तों उसका जो उसकी सबसे बेसिक यूनिट है, यानी कि उसको उसके सबसे सरलतम रूप में तोड़ने को ही आप क्या बोलते हैं दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर लिखा भी गया, आप पढ़ सकते हैं। सारे जटिल खाद्य अणुओं को छोटे छोटे खाद्य अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों विटामिन और मिनरल्स के बारे में, तो दोस्तों विटामिन और मिनरल पहले से ही सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। इसलिए इनका डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। ये पहले से ही बहुत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। और ज़्यादा इनको विभाजित आप नहीं कर सकते, इसलिए दोस्तों इनको पचाने की भी बॉडी को आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं दोस्तों, ये पहले से ही बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इनका डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कार्ब्स के बारे में, तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दोस्तों, उनका डाइजेशन होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों, ग्लूकोज अणुओं में वो टूट जाते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं फैट के बारे में, तो दोस्तों ये फैटी एसिड में टूटता है। और दोस्तों, अगर प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों इसकी प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है दोस्तों, उसमें यानी कि अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है डाइजेशन के बाद, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड पे मैं आपको लेके चलता हूँ, आगे आपको बताता हूँ और क्या लिखा गया है इसमें। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करता हूँ मेल और फीमेल डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो दोस्तों इसमें कुछ भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है दोस्तों, मेल और फीमेल्स दोनों में ही सेम होता है, ठीक है। और अगर मैं एक और बात आपको यहाँ पर बताना चाहूँ कि दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किसी एक ऑर्गन के द्वारा नहीं होता है, एक अंग के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। ये एक अंगों का समूह होता है दोस्तों, बहुत सारे अंग मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या अंग इसमें आते हैं, कौन कौन से ऑर्गन इसमें काम करते हैं, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। आप मेक श्योर आप देखते रहें बस ध्यान से, ठीक है। आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं मेल के बारे में आपको बता दूं तो दोस्तों फीमेल का भी सेम ही होता है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन मेल, ठीक है। अगर मैं मेल की बात करता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करते हैं, भोजन को अपने मुंह में रखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है दोस्तों, तो मुंह से ही डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि मुंह से जो स्टार्ट होता है, किस चीज़ का पाचन मुंह से स्टार्ट होता है, तो दोस्तों स्टार्च का पाचन जो है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जो दोस्तों हमारी सलाइवा होती है, लार होती है, वो स्टार्च का पाचन करती है, तो दोस्तों उसका डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डाइजेशन जो है दोस्तों, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि वो मुंह से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो आप भोजन लेते हैं, जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं, तो दोस्तों वो ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप या फिर ग्रास नली आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं दोस्तों, इसमें से होता हुआ ये आपके आमाशय में जाता है यानी कि पेट में जाता है, ठीक है। उसके बाद ये दोस्तों जाता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो दोस्तों बीच में यहाँ पर बनी हुई है इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो दोस्तों आपको साइडों में ये नज़र आ रही है ये वाली, इसको बोलते हैं दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, ठीक है। तो दोस्तों छोटी आंत और बड़ी आंत जो है ये भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ही हिस्सा है, ठीक है। तो दोस्तों जहाँ पर बड़ी आंत का एंड होता है वहाँ पर होता है दोस्तों आपका एनस या गुदा, उसको आप बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। और रेक्टम ये वाला इसका एंड पार्ट होता है, ठीक है। और दोस्तों फीमेल्स में भी ये सेम सिस्टम होता है, ठीक है। तो आप मेल का पढ़ लें या फीमेल का, एक ही बात है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ भी अलग नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, तो दोस्तों वो मेल और फीमेल में अलग होता है, ठीक है।
वो भी आज एक दिन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, सब कुछ पढ़ाऊँगा आपको। पढ़ाऊँगा क्या दोस्तों, आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, ठीक है। तो जितना मेरे से आता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कि पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या क्या स्टेप्स आपके होते हैं, तो दोस्तों इसमें आपके मेनली जो है वो 5 स्टेप आपके पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो दोस्तों होता है आपका अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन, यानी कि भोजन को मुंह के अंदर लेना, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों उसका डाइजेशन यानी कि उसका पाचन, ठीक है। तीसरा होता है दोस्तों उसका एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, यानी कि दोस्तों जो भी भोजन होता है वो एक काइम के रूप में दोस्तों कन्वर्ट हो जाता है, जो भी उसमें स्लाइवा मिल जाती है, पैनक्रियाटिक जूस मिल जाता है, ठीक है, बाइल जूस मिल जाता है। तो दोस्तों ये सब कुछ उसको काइम में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद ये जब बड़ी आंत में जाता है डाइजेशन के बाद, इसमें से दोस्तों जितने भी हमारे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बड़ी आंत के द्वारा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों होता है आपका स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। दोस्तों जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकाले जाते हैं दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा जो है वो पूरे हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है, ठीक है। और एक एक सेल यानी कि एक एक कोशिका के पास जो है आपकी एनर्जी प्रोवाइड उससे फिर होती है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों जो लास्ट स्टेप होता है इसमें दोस्तों वो होता है आपका मल त्याग यानी कि आपका इजेशन, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ आपसे अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेक्शन, तो मुंह से आप कोई भी जो है चीज़ आप खाएंगे, ठीक है, कोई भी खाना आप खाएंगे, उसके बाद वो पेट में जाएगा दोस्तों, वहाँ पर उसका क्या होगा, पाचन होगा। हालांकि दोस्तों छोटी आंत तक पूरा पाचन जो है वो होता है, ठीक है, छोटी आंत में भी पूरा पाचन चलता रहता है, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ एब्जॉर्प्शन, ये कहाँ पर होता है दोस्तों, बड़ी आंत में, ठीक है। और मल त्याग भी कहाँ से होता है, फिर एनएस यानी कि गुदा से होता है, ठीक है। दोस्तों एब्जॉर्प्शन होने के बाद दोस्तों अवशोषण होने के बाद सेल यानी कि कोशिका तक जो सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि वो जितने भी आपके मतलब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आप एब्जॉर्ब करते हैं बड़ी आंत के द्वारा दोस्तों, उनको ब्लड में मिला दिया जाता है। और ब्लड दोस्तों क्या होता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। और दोस्तों वो सारी चीज़ें आपकी एक एक कोशिका को जो है वो सेल को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये काम होता है दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम का। दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम भी एक दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आपके साथ यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस करूँ कि ग्रास नली और दोस्तों आहार नाल में क्या अंतर होता है। दोस्तों ग्रास नली जो होती है, देखिए आपने मुंह से जो है किसी भोजन को आपने इनटेक किया, ठीक है, आपने मुंह में कोई भोजन रखा, तो दोस्तों मुंह से लेकर पेट तक जो होती है वो होती है दोस्तों आपकी ग्रास नली, फूड पाइप, ठीक है, उसको बोलते हैं फूड पाइप। लेकिन अगर मैं दोस्तों बात करूं आहार नाल के बारे में, तो दोस्तों मुंह से लेकर और मल त्याग तक जहां जहां से भोजन आपका गुजरता है उसको दोस्तों आहार नाल बोलते हैं, यानी कि उसको एलिमेंट्री कैनाल आपका बोला जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये छोटा सा अंतर समझ में आ गया होगा, फूड पाइप यानी कि ग्रास नली और दोस्तों आहार नाल में क्या अंतर होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों डाइजेशन में है जो कुछ ग्रंथियां भी आपकी हेल्प करती हैं, ठीक है, किसी से आपका कोई रस निकलता है, किसी से कोई एंजाइम निकलता है दोस्तों, अलग अलग चीज़ें दोस्तों अलग अलग टाइप के भोजन का जो वो डाइजेशन करते हैं, ठीक है। आपको सब कुछ ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं आपसे इस डायग्राम के बारे में बात करता हूँ दोस्तों, देखिए ये होता है आपका माउथ, या फिर आप इसको बकल कैविटी या फिर माउथ कैविटी भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर होता है आपका दोस्तों फेरिंग्स, ठीक है, ये होती है आपकी ओइसोफेगस यानी कि आपका ग्रास नली, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भोजन आप लेते हैं, कोई भोजन आप ग्रहण करते हैं, तो दोस्तों वो आप यहाँ पर रखेंगे मुँह में, ठीक है। फिर ये ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली की मदद से कहाँ पर आएगा दोस्तों, पेट में आएगा, ठीक है। पेट से जाएगा दोस्तों छोटी आंत में, उसके बाद जाएगा दोस्तों बड़ी आंत में, और उसके बाद जितना इसका जो भी वेस्टेज होता है दोस्तों वो यहाँ से एनएस से बाहर आपका निकल जाता है, ठीक है। इतना सब आपको समझ में आ गया। दोस्तों जब आपका भोजन जो है वो आपके पेट से छोटी आंत में जाता है दोस्तों, लीवर के द्वारा एक लिक्विड उसमें मिला दिया जाता है, उसको बोलते हैं दोस्तों एक सेकंड दीजिए सर। दोस्तों थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, मेरे को कोल्ड हो रहा है, तो दोस्तों आप आवाज़ के साथ जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करना, ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना दोस्तों। आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, गले में बोलने से दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों लीवर के द्वारा जो है वो बाइल जूस छोटी आंत में मिला दिया जाता है, ठीक है। बाइल जूस का निर्माण कहाँ से होता है दोस्तों, लीवर से होता है। और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों बाइल जूस का जो स्टोरेज होता है वो कहाँ पर होता है दोस्तों, गोल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली में वो होता है, ठीक है।
गॉल ब्लैडर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और दोस्तों पित्त की थैली इसको बोला जाता है दोस्तों हिंदी में, ठीक है। एक यहाँ पर दोस्तों पैनक्रियाज एक ग्लैंड होती है, ठीक है। तो दोस्तों इसके द्वारा भी एक पैनक्रेटिक जूस यहाँ पर मिला दिया जाता है छोटी आंत में जब भोजन पहुँचता है उसके बाद, ठीक है। और छोटी आंत के बाद दोस्तों जो भोजन होता है वो जाता है दोस्तों बड़ी आंत में, ठीक है। उसके बाद ये रेक्टम यहाँ पर एनएस से पिछला वाला भाग होता है, ठीक है। और दोस्तों एनएस यहाँ से आपका जो भी वेस्टेज होता है दोस्तों वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर भी बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आहार नाल के बारे में, देखिए इधर आप साइड में देख सकते हैं, ये साइड में लिखा हुआ है। तो दोस्तों जहाँ से आप भोजन को ग्रहण करते हैं यानी कि मुंह से लेकर और जहाँ तक आप मल त्याग करते हैं एनएस तक का दोस्तों जो लंबाई होती है उसकी टोटल, तो वो लगभग कितनी होती है दोस्तों, उसकी लंबाई होती है 9 मीटर, ठीक है। यानी कि 33 फीट के करीब इसकी जो है लंबाई होती है। एलिमेंट्री कैनाल इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं दोस्तों आहार नाल, ठीक है। तो इसकी लंबाई 9 मीटर या 33 फीट के करीब दोस्तों होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, देखिए आहार नाल का हिस्सा और पाचन करने वाली ग्रंथियाँ, ठीक है। देखिए जहाँ जहाँ से आपका भोजन गुजरेगा अलग अलग जगह पे दोस्तों उसमें अलग अलग जो है वो जूस या फिर आपका एंजाइम उसमें मिला दिए जाते हैं बॉडी के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों उन सब के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। देखिए अगर मैं आपको छोटी छोटी सी बारे में अगर मैं बात करूँ, देखिए दोस्तों जब आप भोजन को इनटेक करते हैं यानी कि आप मुंह में भोजन को रखते हैं और उसको चबाते हैं, ठीक है, उसमें आपकी क्या हेल्प करता है दोस्तों, जीभ और आपके दांत उसमें उसके आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। वहाँ पर दोस्तों उसमें हेल्प कौन करता है आपकी दोस्तों, लार, ठीक है। भोजन में जो है वो लार मिल जाती है, ठीक है, जिससे भोजन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। और उसके बाद ये क्रमाकुंचन गति इसको बोलते हैं दोस्तों, जिसके द्वारा ये ग्रास नली से होकर अमाशय तक यानी कि पेट तक जाता है, ठीक है। अमाशय, जठर या स्टमक इसको आप बोल सकते हैं, 2-3 नाम है इसके। आप सब कुछ आपको जो आप ध्यान रख सकते हैं वो ध्यान रख लेना, ठीक है, बस कंफ्यूज मत होना। तो दोस्तों जठर ग्रंथियाँ भी इसमें यहाँ पर पाई जाती है, जिसमें आपका जठर रस मिला दिया जाता है। कहाँ पर होती है दोस्तों प्रक्रिया, पेट में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों छोटी आंत के बारे में। तो दोस्तों छोटी आंत में जब भोजन पहुंचता है दोस्तों एक पैनक्रियाज से निकलता है दोस्तों पैनक्रेटिक जूस, ठीक है। और दोस्तों यकृत यानी कि लीवर से निकलता है बाइल जूस, वो इसमें मिला दिया जाता है। और बड़ी आंत की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर कोई ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है, नहीं यहाँ पर कोई एंजाइम या फिर कोई और लिक्विड यहाँ पर मिलता है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका गुदा यानी कि एनस, यहाँ पर भी कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। और दोस्तों खाद्य अपशिष्ट का निकास कहाँ से होता है, गुदा से होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो मुख गुहा में ही जो आपकी है लार ग्रंथियाँ यानी कि सलेवरी ग्लैंड आपकी पाई जाती हैं, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 3 टाइप की होती है। देखो दोस्तों एक तो होता है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड, और एक होता है आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और दोस्तों एक होता है आपका पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। 3 टाइप की ग्रंथियाँ जो है वो पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए और बात करते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे जीभ के बारे में, हमारी टंग के बारे में, तो दोस्तों ये एक मस्कुलर ऑर्गन है यानी कि एक पेशी अंग है, इसमें कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है, ठीक है। और यह एक हायोड हड्डी से जुड़ी होती है दोस्तों। हमारी जो जबड़े की निचले वाली हड्डी होती है उसको बोलते हैं दोस्तों हम हायोड बोन, ठीक है। उसका नाम होता है हायोड बोन, ठीक है। उस हड्डी से जो है दोस्तों आपकी टंग जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ जीभ की लंबाई के बारे में, तो दोस्तों 10 सेंटीमीटर तक की इसकी लंबाई होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो बेसिक टेस्ट एरिया जो होता है जीभ के किस पार्ट पे जो है आपको कैसे स्वाद का अनुभव होता है, कैसा आप स्वाद फील करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग टेस्ट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों उमामी यानी कि कसैला अगर स्वाद में आपको बात करता हूँ, तो दोस्तों जीभ का ये वाला पार्ट आपका कसैला स्वाद जो है उसको फील करता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों खट्टे के बारे में, तो दोस्तों जीभ के जो साइड वाले पोर्शन है दोस्तों ये वाले खट्टे स्वाद का अनुभव करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ मीठे के बारे में, दोस्तों जीभ का ये वाला सबसे आगे वाला भाग किसका जो है वो फील करता है दोस्तों, मीठे का, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कड़वे के बारे में यानी कि बिटर जो टेस्ट होता है उसका उसका अनुभव कहाँ पर होता है दोस्तों, ये जीभ का एंड वाला हिस्सा यहाँ पर, ठीक है। और सॉल्टी, तो सॉल्टी दोस्तों ये हल्का हल्का सा साइड वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर आपको सॉल्टी यानी कि नमकीन टेस्ट जो है वो आता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों लार ग्रंथियाँ जो होती है वो 3 प्रकार की पाई जाती है। एक तो होती है आपकी पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। एक होती है आपकी सबलिंगुअल लार ग्रंथि, और एक होती है आपकी सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, ठीक है।
अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ इनकी विशेषताओं के बारे में, तो दोस्तों पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो दोस्तों तीनों में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर इमेज में भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिखाई दे रही है आपको पैरोटिड ग्लैंड दिखाई दे रही है। ठीक है, ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? कानों के आसपास ये जो है दोस्तों पाई जाती है। ठीक है, संख्या में ये दो होती है दोस्तों, एक राइट तरफ आपकी, एक लेफ्ट की तरफ। ठीक है, यानी कि एक राइट कान की तरफ और एक लेफ्ट कान की तरफ। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो तीनों में सबसे बड़ी होती है, संख्या में दो होती है और कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? कान के पास पाई जाती है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों सबलिंगुअल लार ग्रंथि, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड, तो दोस्तों जीभ के पीछे उपस्थित होती है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है दोस्तों वही ये वाली होती है, ये वाली। ठीक है, तो जीभ के पीछे उपस्थित होती है, तीनों में सबसे छोटी होती है। ठीक है, इसके बारे में भी यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, तो दोस्तों नीचे वाले जबड़े के नीचे पाई जाती है और दोस्तों यह 70 से 75% लार उत्पादित करती है। ठीक है, अगर दोस्तों 70-75% लार का जो उत्पादन है वो यही कर रही है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, तो दोस्तों इसका ये मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो लार का उत्पादन करती है, सबसे ज़्यादा लार जो बनती है दोस्तों वो कौन सी ग्लैंड से बनती है? सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। लेकिन साइज में सबसे बड़ी कौन सी होती है दोस्तों? पैरोटिड लार ग्रंथि। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रख के चलनी है। ठीक है, क्वेश्चन छोटे छोटे से यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखिए जो दोस्तों जो हमारी लार होती है उसके बारे में भी कुछ स्पेसिफिकेशन होती है, वो मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। देखिए सलेवरी एमाइलेज यानी कि टाइलिन। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ आपसे लार के पीएच मान के बारे में, यानी कि पीएच वैल्यू कितनी होती है, ह्यूमन जो सलाइवा होती है उसकी पीएच कितनी होती है दोस्तों? 6.8 इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी लार होती है यानी कि सलाइवा होती है वो किसका पाचन करती है दोस्तों? स्टार्च का पाचन करती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों छोटी छोटी सी चीज़ें आपको ध्यान रख के चलनी है। ठीक है, देखिए एक इक्वेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 70% स्टार्च का पाचन जो है वो सलेवरी एमाइलेज द्वारा कर दिया जाता है और दोस्तों माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रख के चलनी है। तो दोस्तों एक और देखिए चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, भोजन नलिका यानी कि फूड पाइप। दोस्तों मुंह से आगे जब भोजन बढ़ता है दोस्तों तो यहाँ पर आपका भोजन यहाँ से गुजरता है। ठीक है, ये ऑरेंज कलर का जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपका भोजन जो है वो होता हुआ जाता है, फूड पाइप से होता हुआ जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पाचन आपका नहीं होता है, मुँह से स्टार्ट होता है, लेकिन ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से आपका फूड जो है वो सीधा कहाँ पर चला जाता है? आपके स्टमक में चला जाता है। ठीक है, यह बोलस को कर्म कुंचन गति द्वारा मुंह से पेट तक पहुंचाता है। ठीक है, लंबाई इसकी लगभग कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, क्रम कुंचन गति का क्या मतलब होता है दोस्तों? क्रम कुंचन गति का ये मतलब होता है, देखिए दोस्तों क्रम कुंचन गति एक ऐसी गति होती है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका भोजन ये यहाँ पर है, ठीक है, और आपने यहाँ से इसको प्रेस कर दिया यानी कि भींच दिया, इसको दबा दिया, तो दोस्तों ये थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, फिर आप थोड़ा सा और नीचे से इसको प्रेस करेंगे तो ये और आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों ये नेचुरल एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, कर्म कुंचन गति इसको बोला जाता है। इस गति के द्वारा ये भोजन जो है आपके पेट तक पहुँचता है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर आप उल्टे लटक कर भी खाना खाएंगे तो दोस्तों वो पेट में ही जाएगा, इसको बोलते हैं कर्म कुंचन गति, वो बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, आप लेट के खाएं और दोस्तों उल्टे होकर खाएं, खड़े होकर खाएं, तो वो पेट में ही जाएगा, इसको बोलते हैं क्रम कुंचन गति, वो पेट से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उल्टे लटक गए तो वो बाहर निकल के आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे स्टमक यानी कि आमाशय या फिर जठर के बारे में, तो दोस्तों फूड पाइप के बाद जो भोजन आपका जाता है वो कहाँ पर जाता है दोस्तों? पेट में जाता है। ठीक है, और उस टाइम भोजन को जो बोला जाता है दोस्तों, जैसे आपने भोजन को चबा लिया अच्छे से, उसमें लार मिल गई, ठीक है, और फूड पाइप से होते हुए वो स्टमक में जब जाता है तो दोस्तों उसका क्या बना हुआ होता है? काइम उसका बना होता है। ठीक है, काइम बना होता है। तो दोस्तों अगर हम अपने स्टमक के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों जे आकार का होता है। ठीक है, जे आकार का हमारा स्टमक होता है। ठीक है, पेट में खाना लगभग कितने घंटे रहता है? 4 से 5 घंटे आपके पेट में जो है वो खाना रहता है। ठीक है, और दोस्तों पेट के अगर मैं अंदरूनी हिस्से की बात करूँ तो दोस्तों ये आपका ये वाला हिस्सा जो है दोस्तों, इस पे दोस्तों एक सेकंड, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, पेट के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि यार हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारा पेट जल क्यों नहीं जाता? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मैंने ब्लैक ये बनाया है, ये वाला पार्ट,
पेट के अंदर। तो दोस्तों इसमें एक लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं दोस्तों म्यूकस की लेयर। म्यूकस, म्यूकस क्या होता है दोस्तों? म्यूकस होता है बलगम, ठीक है। उसकी एक जो लेयर बनी होती है दोस्तों, ये पेट को जलने से बचाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रख के चलनी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं और आपको डिवाइड करूँ स्टमक को, अगर मैं और डिवाइड करना चाहता हूँ तो दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो है आपका ईसोफेगस है, यानी कि ग्रास नली है, ठीक है। पेट का सबसे ऊपरी वाला भाग क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको फंडस बोला जाता है। इस वाले पार्ट को जहाँ पर आपकी फूड पाइप जो है वो पेट से आगे जुड़ती है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम कार्डिया, ठीक है। और दोस्तों जहाँ पर ये एंड होता है, यानी कि एंड जो होता है जहाँ पर पेट का, उसको बोलते हैं दोस्तों पाइलोरस, ठीक है। जठर ग्रंथियाँ दोस्तों ऐसे ऐसे इस टाइप की आपको पेट में अपने देखने को मिलती है, जठर ग्रंथियाँ, जिनसे जठर रस निकलता है और दोस्तों वो भोजन में मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। देखिए तो दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आपसे पेट में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है दोस्तों? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्रंथि में दो तरह की कोशिकाएं आपकी पाई जाती हैं। एक होता है दोस्तों ऑक्सीजनेटिक, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजनेटिक पेरिटल, और दोस्तों दूसरी होती है आपकी पेप्टिक, यानी कि मुख्य कोशिका, ठीक है। तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो होता है आपका दोस्तों, जैसे आपने कोई भोजन कर लिया और आपने उसको खा लिया और दोस्तों वो भोजन आपका जो है वो पेट में चला गया। आप मान लीजिए जैसे भोजन में आपके साथ कोई भोजन किया आपने दोस्तों, उस भोजन के साथ आपके पेट में जो है वो कुछ बैक्टीरिया चले गए, ठीक है। तो दोस्तों HCl का क्या कार्य होता है? उन दोस्तों बैक्टीरिया को जो मारने का काम कौन करता है दोस्तों? HCl वहाँ पर उसका काम करता है, ठीक है। अब देखिए पेप्सिनोजन अक्रिय हो जाता है और दोस्तों HCl से श्लेष्मा यानी कि सक्रिय हो जाता है। श्लेष्मा झिल्ली आपको आपके पेट में जो है वो पाई जाती है। श्लेष्मा यानी कि वही म्यूकस मैंने जो आपको बताया था दोस्तों, उसी को श्लेष्मा बोलते हैं, ठीक है। HCl से जो नहीं जलता है आपका पेट, उससे आपको कौन बचाता है दोस्तों? श्लेष्मा की जो झिल्ली होती है वो आपके पेट को जलने से बचाती है HCl से, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। प्रोटीन को जो है वो पेप्सिन द्वारा पेप्टाइड पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड बॉन्ड में आपका तोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसका प्रोटीन का भी पाचन यहाँ पर होता है दोस्तों। जैसे कैसीन है, कैसीन एक मिल्क प्रोटीन है, दूध में पाया जाता है, ठीक है। रेनिन द्वारा इसको दोस्तों कैसीन और दोस्तों पेप्सिन द्वारा पेप्टाइड बॉन्ड में इसको दोबारा तोड़ दिया जाता है, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों पेप्टिक यानी कि मुख्य कोशिका बारे में, तो दोस्तों इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों? एक तो होता है आपका पेप्सिनोजन और एक होता है दोस्तों आपका प्रोरेनिन, ठीक है। ये चीज़ें आपकी इसमें पाई जाती है, ये वाले एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों HCl का जो pH लेवल होता है वो कितना होता है दोस्तों? 1.5 to 1.8 होता है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसे अम्लीय माध्यम उपलब्ध करवाता है, ठीक है। एसिडिक जो माध्यम है वो उपलब्ध कौन कराता है? आपका HCl, ठीक है। एंजाइम को सक्रिय करता है, श्लेष्मा झिल्ली से एसिड से जलने से बचाती है। म्यूकस लेयर देखिए जो मैंने आपको अभी बताया था वही वाली, ठीक है। भोजन प्लस स्त्राव यानी कि सिक्रेशन इज इक्वल टू काइम, ठीक है। एक तो आपका भोजन आता है, ठीक है, और जो दोस्तों सिक्रेशन आपका जैसे जठर ग्रंथियों से आपका रस मिल जाता है और आपका लीवर से जो रस में दोस्तों, लीवर से तो खैर छोटी आंत में मिलेगा जाके, यानी कि पेट के अंदर जो दोस्तों जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है उनसे जो रस इसमें मिलता है उसको बोलते हैं दोस्तों स्त्राव, ठीक है। तो जब ये भोजन में रस मिल जाता है तो दोस्तों ये बन जाता है आपका काइम, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अमाशय वाला भोजन जो है वो काइम में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ छोटी आंत के बारे में, तो दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है दोस्तों? 6 से 6.5 मीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। और इसका व्यास जो है वो लगभग 1 इंच का आपका होता है, ठीक है। इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और आपका इलियम, ठीक है। आपके स्टमक के साथ जो दोस्तों पार्ट छोटी आंत का जुड़ा होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम ड्यूडेनम, ठीक है। इसके मिडल वाले पार्ट को बोलते हैं हम जेजुनम, और दोस्तों एंड वाला पार्ट यानी कि जो बड़ी आंत से कनेक्टेड होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम इलियम, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों। गला थोड़ा सा ख़राब है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पेट से जो छोटी आंत वाला पार्ट जुड़ा होता है उसका नाम क्या होता है? तो दोस्तों आप आराम से इसको बता सकते हैं कि ड्यूडेनम उसको बोला जाता है, ठीक है। और बड़ी आंत से कौन सा पार्ट आपका जुड़ा होता है छोटी आंत का? तो दोस्तों इलियम आपका जुड़ा होता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, छोटी आंत यकृत और अग्नाशय यानी कि लीवर और पैनक्रियाज अपना स्रावन छोटी आंत के ड्यूडेनम में भेजता है, ठीक है।
दोस्तों देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आपने कोई भोजन देखे यहाँ से खाया, ग्रास नली में वो यहाँ पर आया, ठीक है, और ग्रास नली के माध्यम से वो यहाँ पर आता है पेट में आपके, उसके बाद जाता है दोस्तों वो इसमें छोटी आंत में, ठीक है। तो जब दोस्तों आपका भोजन छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में जाता है तो दोस्तों लीवर द्वारा एक बाइल जूस उसमें मिला दिया जाता है और पैनक्रियाज के द्वारा पैनक्रियाटिक जूस जो है उसमें मिला दिया जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों पैनक्रियाटिक जूस को अग्नाशय रस, ठीक है। इसमें 3 टाइप के जो है एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों, एमाइलेज और दोस्तों लाइपेज और आपका ट्रिप्सिन, ठीक है। और दोस्तों पित्त रसन में कोई भी एंजाइम आपके नहीं पाया जाता है, इसमें सोल्ट यानी कि लवण पाए जाते हैं। तो दोस्तों पित्त रस किसका पाचन करता है? आपका फैट का पाचन करता है, ठीक है। फैट का डाइजेशन जो है वो करता है, वसा का डाइजेशन। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि पित्त रस यानी कि बाइल जूस जो है वो उसमें कोई भी एंजाइम आपके नहीं पाए जाते हैं, फिर वो किस चीज़ का पाचन करता है? तो दोस्तों फैट का पाचन करता है। उसमें कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ सोल्ट आपके पाए जाते हैं, कुछ लवण आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ लीवर यानी कि यकृत के बारे में, तो दोस्तों लीवर की आंतरिक कोशिका को हिपैटिक कोशिका भी बोला जाता है, ठीक है, जिनमें पुनर्निर्माण की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है, ठीक है। दोस्तों इस चीज़ का मतलब मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर क्लियर करके चलूँगा। दोस्तों लीवर की जो आंतरिक कोशिका है उनको क्या बोला जाता है? हेपेटिक कोशिका। इसीलिए दोस्तों लीवर के अध्ययन को क्या बोला जाता है दोस्तों? हेपेटोलॉजी बोला जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों पुनर्निर्माण की सर्वाधिक क्षमता किस में पाई जाती है? लीवर में पाई जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? अगर आपका लीवर डैमेज है और दोस्तों लीवर की जो दोस्तों कोशिकाएं होती है उनमें रीजनरेशन की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि आपके लीवर के ठीक होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट हो, अगर अंदर से कोई पार्ट डैमेज हो जाता है दोस्तों, उनमें सबसे ज़्यादा जो रीजनरेशन की पावर पाई जाती है वो लीवर में पाई जाती है, ठीक है। हालांकि ऐसा बोला जाता है कि अगर लीवर को हल्का सा हम काट भी दें और उस कटे हुए हिस्सों को अलग कर दें तो दोस्तों लीवर में जो है वो इतनी रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है कि वो अपने आप को दोबारा से उसी शेप में बिल्ड कर लेता है, यानी कि आपका पूरा लीवर आपका बन जाता है, ठीक है। ऐसा भी कहते हैं दोस्तों। लीवर यानी कि यकृत हमारे शरीर का आंतरिक अंगों में सबसे भारी वजन यानी कि सबसे बड़ा ऑर्गन आपका होता है, ठीक है। वजन लगभग 1.5 से 1.7 किलोग्राम और दोस्तों सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। बाह्य अंगों में स्किन सबसे बड़ा अंग है। अगर मैं अंदरूनी अंग यानी कि बॉडी के अंदर के पार्ट्स की बात करूँ तो दोस्तों सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा क्या होता है? आपका लीवर होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों हार्मोन, एंडोक्राइन, अंतःस्त्रवी और दोस्तों ग्रंथि, लीवर, ग्लैंड, रस, 1 मिनट में आपको समझाता हूँ ये सब कुछ, ठीक है। हार्मोन, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ लिखी गई है, ये ग्रंथि किसको बोला जाता है दोस्तों? लीवर एक आपकी ग्रंथि है, क्योंकि इससे कोई ना कोई रस निकल रहा है, ठीक है। जिससे कोई ना कोई रस निकलता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम ग्रंथि, ठीक है। और दोस्तों एक होता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है आपका बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर कहने का इतना सा मतलब है कि जिस भी आपकी बॉडी के ऑर्गन से अंदर से कोई रस निकलता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम ग्रंथि। अगर उस अंग से दोस्तों, उस ऑर्गन से जो है वो कोई हार्मोन निकल रहा है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथि। और दोस्तों अगर कोई रस निकल रहा है तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर लीवर को जो है वो बहिस्रावी ग्रंथि बोलेंगे, यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं बोलेंगे, ठीक है। देखिए ये चीज़ यहाँ पर लिखी भी गई है, ठीक है दोस्तों। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, मैंने आप यहाँ पर भी ध्यान नहीं दिया और मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया। यहाँ पर यकृत सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब देखिए दोस्तों यकृत के कार्य क्या होता है, लीवर के कार्य क्या होता है दोस्तों? फंक्शन ऑफ लीवर। तो दोस्तों यूरिया का निर्माण यकृत द्वारा किया जाता है, ठीक है। जबकि यूरिन या मूत्र का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? किडनी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज, ग्लाइकोजन का संग्रहण करना। दोस्तों हमारी बॉडी में एक हार्मोन पाया जाता है इंसुलिन हार्मोन, दोस्तों पैनक्रियाज द्वारा वो इस तरह जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इंसुलिन का जो काम होता है दोस्तों, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देता है, ये काम होता है दोस्तों इंसुलिन का, ठीक है।
और मैंने दोस्तों पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन का निर्माण नहीं हो रहा है, इंसुलिन का की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है, तो दोस्तों आपको हो जाता है मधुमेह रोग। वो कैसे होता है दोस्तों, जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज आता है दोस्तों, उसको बॉडी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाती है, और दोस्तों वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं मधुमेह यानी कि शुगर। ठीक है, पित्त रस का निर्माण करता है, ठीक है, कौन करता है, लीवर। और दोस्तों स्टोर कहाँ पर होता है, स्टोर होता है आपका गॉल ब्लैडर में, ठीक है, यानी कि पित्त की थैली में। ठीक, अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ उसके कलर के बारे में, पित्त रस का कलर कैसा होता है, तो दोस्तों पीला हरा इसका कलर होता है। ठीक है, और इसका जो पीला हरा कलर होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों, बिलीरुबिन नामक जो है दोस्तों एक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, वर्णक के बारे में मैंने आपको पिछली बार वीडियो में बताया था दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर कोई कलर प्रोवाइड कर रहा है तो दोस्तों उसको हम बोलेंगे वर्णक। ठीक है, तो बिलीरुबिन के कारण इसका रंग जो है वो हल्का पीला होता है। ठीक है, और बिलीवर्डिन के कारण जो है दोस्तों आपका इसका हरा कलर जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन आपसे अलग अलग इस तरह भी पूछा जा सकता है दोस्तों, हल्का पीला किसकी वजह से होता है दोस्तों, बिलीरुबिन के कारण, और हरा किसकी वजह से होता है आपका, बिलीवर्डिन के कारण। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ पर ह्यूमन लीवर एनाटोमी दोस्तों, इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों अगर आपकी बॉडी में कोई भी यहाँ पर देखिए आपका ब्लड में जो यूरिया होता है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, लीवर के पास जो ब्लड आता है उसका उसमें देखिए दोस्तों, लीवर के पास जो ब्लड आता है उसमें लीवर क्या करता है दोस्तों, ब्लड में यूरिया का जो मिलावट है वो कर देता है। ठीक है, जिसको किडनी द्वारा छान लिया जाता है और मूत्र में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इतनी सी बात। अब देखिए कुछ फंक्शन इसके और लिखे गए हैं, यकृत के कुछ और कार्य है दोस्तों। इसे मानव शरीर का भंडार कक्ष यानी कि स्टोर रूम भी कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों एडिपोज टिश्यू वसीय ऊतक के रूप में भी वसा को संग्रहित करता है। ठीक है, ये एक और काम है इसका। और दोस्तों विटामिन ए, डी, ई और के का संग्रहण भी कहाँ पर होता है दोस्तों, विटामिन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कीड़ा मैंने आपको पहले भी बताया, जब मैंने आपको विटामिन पढ़ाया दोस्तों, के, ई, डी, ए ये फैट सोल्यूबल होते हैं। और दोस्तों इनके अलावा जो विटामिन पाए जाते हैं जैसे कि बी और सी दोस्तों, वो होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल। ठीक है, वो वाटर में घुल जाते हैं, लेकिन इन विटामिन को घोलने के लिए दोस्तों फैट की आवश्यकता हमें होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों एक और बात यहाँ पर लिखी गई है यकृत के कार्य। तो दोस्तों अल्कोहल और ड्रग का जो चयापचय यानी कि उसका पाचन जो होता है, शराब की अधिकता से लीवर सिरोसिस हो जाता है। ठीक है, लीवर आपका खराब हो जाता है। आप देखिए दो इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, एक ये है आपका हेल्दी लीवर, देखिए कलर भी आपका कितना अच्छा देखने को मिलेगा। और दोस्तों एक होता है आपका सिरोसिस जो है आपका लीवर यानी कि सिरोसिस, ये डैमेज लीवर है। ठीक है दोस्तों, ये किसकी वजह से हुआ है, शराब की वजह से। तो दोस्तों अल्कोहल जो है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होती है, तो आपको नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आप अगला पॉइंट अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ, नोट, शराब का पाचन आमाशय द्वारा, लेकिन जहरीले तत्व लीवर में जमा हो जाते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है दोस्तों लीवर सिरोसिस। ठीक है, पाचन तो दोस्तों आपके स्टमक के द्वारा कर लिया जाता है, लेकिन जितने भी उसमें टॉक्सिक जो है वो न्यूट्रिएंट्स या फिर टॉक्सिक पदार्थ जो पाए जाते हैं, आपके जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों, वो कहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, आपके लीवर में स्टोर हो जाता है, और जिसकी वजह से लीवर सिरोसिस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो लीवर आपका खराब हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों एक बात और यहाँ पर देखिए, एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, विषाक्त तत्वों के प्रभाव को कम करने के लिए लीवर द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है दोस्तों, टॉक्सिफिकेशन तो वो होगा जिसमें जहर आपको मिलाना है। ठीक है, और डिटॉक्सिफिकेशन वो बोला जाए दोस्तों जहर को निकालना। ठीक है, तो लीवर द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, यानी कि जैसे आपने शराब पी ली, ठीक है, उसमें कुछ टॉक्सिक पदार्थ है। ठीक, देखिए डाइजेशन तो उसका आपका स्टमक के द्वारा कर लिया गया, लेकिन जो उसमें आपके टॉक्सिक पदार्थ जो पाए जाते हैं दोस्तों, वो लीवर में स्टोर हो जाते हैं, और उनको डिटॉक्सिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, लीवर में एक कोशिका पाई जाती है दोस्तों, फेगोसाइटोसिस नाम की। ठीक है, जो भक्षण का कार्य करती है, यानी कि जो टॉक्सिक पदार्थ है उनको खाने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, इसी की भी एक लिमिट होती है कि आप जैसे टॉक्सिक पदार्थ का आपने सेवन किया, ठीक है, एक लिमिट तक ही दोस्तों ये अपना काम करती है। जब आप बहुत ज़्यादा शराब पिएंगे तो दोस्तों टॉक्सिक जो पदार्थ है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, और भक्षण कोशिका जो ये होती हैं दोस्तों, ये भी आपके काम नहीं कर पाएगी, और आपका लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
आपको बिल्कुल भी शराब का सेवन नहीं करना है। हालांकि शादी पार्टी में कभी कभार कर लेते हैं सभी तो दोस्तों मेरा वो मतलब नहीं है, आपको बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं करनी है, आपको इससे बचना है, ठीक है। तो दोस्तों ये आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, ठीक है। कल की वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो बहुत ध्यान से देख लेना, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से तो बहुत लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा प्लीज़ आप सपोर्ट दिखाइए दोस्तों। आई नीड योर सपोर्ट, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें दोस्तों, मेरी आपसे इतनी सी ही रिक्वेस्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के बारे में कि प्रैक्टिस आप कहाँ से करें, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको जो प्रैक्टिस है वो करनी है दोस्तों टेक्स्ट बुक ऐप से, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको टेस्ट सीरीज ओपन करके यहाँ पर आपको दिखाई गई है, ठीक है। मैंने अपनी एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज जो है वो सर्च की थी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें फुल टेस्ट आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, फुल टेस्ट आपके, और दोस्तों अनुभागीय परीक्षण, चैप्टर टेस्ट, ये सब कुछ आपको देखने को इसमें मिलेगा। तो आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लेना और उस पर सर्च करना EMRS लैब अटेंडेंट के मॉक टेस्ट। दोस्तों पूरी सीरीज आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगी, ठीक है। देखिए इसमें सब्जेक्ट वाइज भी आपको अलग अलग जो प्रैक्टिस सेट है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। फुल टेस्ट भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, फुल टेस्ट भी मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों फुल टेस्ट, यानी कि 120 क्वेश्चन इसमें रहेंगे आपके, और 120 अंक का ही जो है आपका पेपर देखने को मिलेगा, 150 आपको मिनट मिलेगी इसमें, ठीक है। पूरा दोस्तों बिल्कुल जैसा आपका एग्जाम होगा उसी के अकॉर्डिंग इसमें जो है प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है। एक चीज़ बहुत बड़ी यहाँ पर आप इस पे ध्यान देना दोस्तों, सिमिलर PYP यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर। दोस्तों हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था NVS यानी कि नवोदय विद्यालय संगठन, दोस्तों उसमें लैब अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो वाला एग्ज़ाम है, ठीक है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं दोस्तों ऑलमोस्ट सेम सिलेबस उसका था। तो आप ये वाला जो टेस्ट है वो अटेम्प्ट करके ज़रूर देखना, और आप अपने आप को चेक करना कि आपका कितना स्कोर हो पा रहा है, ठीक है। तो ये वाला आप ज़रूर लगाना, और बाकी प्रैक्टिस सेट आपको ये सारे टेस्ट आपको लगाना है, ठीक है, इनको आपको लगाना है। और दोस्तों टेक्स्ट बुक आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों टेक्स्ट बुक ऐप आप डाउनलोड जो करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कर देना, आप प्ले स्टोर खुल जाएगा दोस्तों, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी टेक्स्ट बुक ऐप, ठीक है। और वहाँ पर आप जब उसमें लॉगिन कर लेंगे अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करके, आपको एक पास खरीदना पड़ेगा दोस्तों, उसमें सारी टेस्ट सीरीज जो है आपको मिल जाती है, ठीक है। जो भी आप सर्च करेंगे, जितने भी एग्ज़ाम दोस्तों आते हैं 1 साल का पास होता है, उस 1 साल के अंदर जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं लगभग सभी की टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। वहाँ पर आपको केवल पास परचेज कर लेना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाए तो दोस्तों आपको ये वाला कोड यूज कर लेना है, ये वाला, ठीक है। इस कोड को अगर आप यूज करेंगे तो दोस्तों आपको 10% का इंस्टेंट जो है डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, आई होप आप सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो, ठीक है। तो दोस्तों मेहनत करें और प्रैक्टिस करें, अपने आप पे विश्वास रखें, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों चैनल से ज़रूर जुड़े, थोड़ा सा सपोर्ट प्लीज़ दिखाएं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो